हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DBMS का एक कंप्लीट रोड मैप। तो गाइस पिछले काफी सारे वीडियोस में हमने काफी सारे रोड मैप्स देखे और आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की कि DBMS का भी एक डेडिकेटेड रोड मैप हो जिससे हम ये समझ पाए कि पूरा डेटाबेस मैनेज करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो गाइस सबसे पहले DBMS में आपको ये समझना है कि DBMS है क्या, उसका रीजन क्या है। यानी DBMS में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये चार वर्ड्स एक्चुअली क्या बताते हैं ये समझना आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हाट इज DBMS, व्हाई DBMS एंड DBMS के होने से हमारी लाइफ कैसे इजी हो जाती है, ये सबसे पहले आपको समझना है। फिर उसके बाद में हम लोग फिलहाल जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं पूरा SQL का। तो हम बात करेंगे कि SQL क्या है वो आपको समझना चाहिए। अगर आप SQL के बदले कोई और सपोज NoSQL यूज करने वाले हो तो आपको ये समझना चाहिए कि NoSQL क्या है। ये समझने के बाद अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है, यानी बेसिक समझने के बाद आप आ जाओगे वर्किंग ऑफ टेबल या वर्किंग विथ टेबल्स पे। वर्किंग विथ टेबल्स में आपको ये समझना है कि टेबल्स क्या है, टेबल में रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, टेबल्स कैसे बनाई जाती है, यानी टेबल को क्रिएट करने का कमांड क्रिएट टेबल का कमांड, अल्टर टेबल का कमांड, या टेबल को डिलीट करने का ड्रॉप टेबल का कमांड, या ट्रंकेट टेबल का कमांड, ये कैसे काम करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी है वर्किंग विथ टेबल में। तो जब आप एक टेबल बना चुके हैं, टेबल के अंदर रोज कॉलम्स बना चुके हैं, डेटा टाइप्स उनके कैसे वर्क करते हैं, अगर आप वेर कैर यूज कर रहे हैं तो वो कितने कैरेक्टर्स ले सकता है, अगर आप कैर यूज कर रहे हैं तो कितने कैरेक्टर्स ले सकता है, इंट यूज किया तो कितने कैरेक्टर्स ले सकता है, बिग इंट यूज किया तो कितने कैरेक्टर्स ले सकता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है वर्किंग विथ टेबल्स में। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब आ जाते हो आप मॉडिफाइंग डेटा वाले फेज में। मॉडिफाइंग डेटा में हम लोगों को सीखना है कि हम इंसर्ट क्वेरी कैसे चलाएंगे, डेटा को टेबल में इंसर्ट कैसे कराएंगे। फिर हमें सीखना है कि हम टेबल में से डेटा अपडेट कैसे करेंगे, यानी जो टेबल में डेटा हमने डाल दिया है उस डेटा को अपडेट कैसे करवाना है, ये भी हमें मॉडिफाइंग स्टेट में सीखना है। फिर हमें सीखना है कि वो डेटा डिलीट कैसे होगा, मतलब अगर उस डेटा को मैं पूरा हटाना चाहता हूं तो वो डेटा वहां से डिलीट कैसे करवाया जाएगा, ये आपको सीखना है थर्ड फेज में, यानी मॉडिफाइंग फेज में सीखना है। फिर आप आ जाते हो सिलेक्ट क्वेरी को। सिलेक्ट क्वेरी पूरा एक अलग फेज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी में सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी नहीं होती, मतलब आप सिर्फ डेटा रीड करने के लिए नहीं समझ रहे हो, आप यहाँ पर ये भी समझोगे कि डेटा रीड करने के साथ साथ वेयर क्लॉज कैसे काम करता है, ग्रुप बाय क्लॉज कैसे काम करता है, ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे काम करता है, ये क्लॉज कैसे काम करते हैं और इनमें एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, यानी कि आप काउंट कैसे लगाते हो, आप मैक्स कैसे लगाते हो, मिन कैसे लगाते हो, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट क्वेरी के साथ साथ समझ लेनी है। तो चार चीजें आप लोगों को बेसिक लेवल पर आनी ही चाहिए, या किसी भी DBMS वाले बंदे को ये पर्टिकुलर चार चीजें तो आनी ही चाहिए कि टेबल्स क्या होती है, मतलब जो चार फेजेस मैंने आपको बताए, बेसिक इंट्रोडक्शन कि डेटाबेस क्या है, DBMS क्या है, SQL क्या है, फिर टेबल्स कैसे काम करती है, टेबल में डेटा मॉडिफाई कैसे होता है, और फाइनली सिलेक्ट क्वेरी कैसे काम करती है। ये एक बिगिनर्स थिंग है या एक बेस थिंग है जो मेरा मानना है कि हर बंदे को आनी चाहिए ताकि वो डेटाबेस को अच्छे से समझ सके। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सीधा चला जाऊं और मैं बड़ी बड़ी चीजों को सीखने लगूं, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करने लगूं, नहीं। आपको पहले सीखना है कि ये पूरा बेस कैसे काम करता है। जब आप बेस क्लियर कर चुके हो तब आप जाते हो इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब अभी हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे। लेकिन एक स्टेप ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी चीज जो हमारी सिलेक्ट क्वेरी में मैंने बतानी रह गई वो ये है कि जॉइंस कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जॉइंस को समझना। जब आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाते हो और उनमें रिलेशनल डेटा को स्टोर करवाते हो तब जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जॉइंस भी आपको सिलेक्ट क्वेरी में इंक्लूड करना है, जो मेरा बताना रह गया था। तो अब इंटरमीडिएट लेवल पे चलते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे आने तक आपको जो भी इंडेक्सेस हम लोग यूज करते हैं, यानी प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और किस तरीके से हम लोग यूनिक की लगाते हैं, इंडेक्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को सीखने होते हैं। कंस्ट्रेंट्स हम लोग कैसे लगाते हैं ये आपको सीखना होता है। तो इसको सीखने के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पर ये समझ चुके होते हैं कि ये टेबल में और एडवांस चीजें कैसे लगाएंगे। फिर जब हम सिलेक्ट क्वेरी चला रहे हैं तो सिलेक्ट क्वेरी में हम कॉलम्स को कैसे फेच करते हैं, कॉलम्स के एलियास कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें भी आपको इंटरमीडिएट लेवल पर सीखनी होती है। और आप चाहें तो जॉइंस को इंटरमीडिएट में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जॉइंस को पहले पढ़ लिया और फिर बाद में फॉरेन की पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें ना समझ में आए, तो इसलिए हम जॉइंस को उठाकर ले लेते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। तो बेसिक में हमने जॉइंस हटा दिया और लेट से हमने ले लिया
इंटरमीडिएट के अंदर। तो अब इंटरमीडिएट लेवल पे हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब इस लेवल पे हम लोग और एक चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस डिज़ाइन। मतलब डेटाबेस को डिज़ाइन करना भी आपको सीखना है। यहाँ आपको सीखना है नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। नॉर्मलाइजेशन क्या है गाइज? नॉर्मलाइजेशन इज सिंपली कि आप डेटा जो स्टोर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी को कैसे मैनेज करना है। मतलब जब बहुत बड़े लेवल पर डेटा आप स्टोर कर रहे होंगे तब क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों मैनेज होनी चाहिए। वो इंश्योर करवाता है आपका नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। उसके बाद आपको सीखना है ERDs कैसे बनाते हैं, यानी एंटिटी रिलेशनल डायग्राम्स कैसे बनते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। एंटिटी रिलेशनल डायग्राम्स के अंदर कौन सी एंटिटी किससे कैसे रिलेटेड है, वीक एंटिटी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है, और इन एंटिटीज़ का आपस में क्या रिश्ता है, ये आपको सीखना है अच्छे से। अभी मैं बहुत इन डेप्थ आपको इन चीज़ों को नहीं समझा रहा हूँ, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको नोट करके रख लेनी है और उस पर आपको रिसर्च करके डिटेल में सीखना है। मतलब जब मैं ERD की बात कर रहा हूँ तो मैं अगर ERD को 1 मिनट में और आधे मिनट में बता रहा हूँ तो ERD सिर्फ 1 और आधे मिनट की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। ERD में आपको सिंबल्स भी सीखने होते हैं कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझनी होती है। तो ERD अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी आपको अच्छे से सीखना है। और जितनी भी चीज़ें जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात की, वो भी अपने आप में बड़ी चीज़ है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से सीखना है। फिर आपको समझना है डेटा वेयरहाउसिंग कैसे की जाती है, तो डेटा का वेयरहाउस कैसे बनाया जाएगा, सो दैट कि अगर आप कोई ऐसा डेटा है जो आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लेट से, तो उस डेटा को कैसे हर बार, क्योंकि वो यूज हो रहा है बार बार फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, तो कैसे फास्ट उसको रीड किया जा सकता है, ये आपको सीखना है। ये आपको इंटरमीडिएट लेवल पर सीख लेना है या समझ लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो वहां आपको ये सीखना है कि हम लोग व्यूज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है या हमारे टेबल्स एग्जिस्ट करती है, उनके व्यूज बनाने अगर हमको, तो वो कैसे किए जा सकते हैं। इनको सीखने के बाद आपको समझना है ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो जब आप कोई भी कमांड चलाते हैं तो वो कमांड एक ट्रांजैक्शन होती है, यानी वो एक तरीके का ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज होता है, कमिट कैसे होता है, रोल बैक कैसे होता है, ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें सीखते हुए आपको कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी देखने हैं जो ये SQL के अंदर या जो डेटाबेस के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है। मैं अभी यहाँ पर PL SQL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनबिल्ट फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने एवरेज की बात की, काउंट की बात की, मैक्स की बात की, मिन की बात की, ये सारे क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपको सीखने होते हैं। फिर आप थोड़ा सा थियोरेटिकली ये सीख सकते हैं कि कितने टाइप के कमांड्स होते हैं, जैसे DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा ट्रांसलेशन लैंग्वेज क्या है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम लोग इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो DML क्या होता है, DDL क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या TCL क्या होता है, इनको भी आपको सीखना होता है। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर आपको इसके इन अराउंड यानी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है जो कि थियोरेटिकल है, जो आप कहीं प्रैक्टिकली, एक्चुअली क्या होगा कि जब आप DDL को, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अब आपको ये पता नहीं है, जबकि आपको क्रिएट का कमांड आता है, क्रिएट टेबल का कमांड आपको पता है। आपको अगर बोला जाए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डेटा मैनिपुलेट करने के लिए डिलीट का मतलब मैनिपुलेट ही है, बट आपको वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि DML क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये जो है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा कमिट रोल बैक, ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। तो वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब इंटरव्यूअर आपको बोले कि मुझे DML के कमांड्स बताओ, तो आपको शायद वो कमांड्स पता है, बट आपको ये नहीं पता कि DML क्या है। तो इसीलिए आपको थियोरेटिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, नॉट जस्ट प्रैक्टिकली, बट कई बार आपको ये चीज़ें थियोरेटिकली भी पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये बात ही नहीं करता है। सिंपली कोई आपको बोल दे कि इसके इस डेटाबेस के DML कमांड्स आप लिख दो, अब DML कमांड्स आपको पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें आपको थियोरेटिकली भी पता होनी चाहिए। फिर कुछ ऑपरेटर्स की बात करते हैं, जैसे इन, नॉट, एग्जिस्ट, ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इन ऑपरेटर कैसे काम करता है, एग्जिस्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो SQL के अंदर आपको मिलते हैं, वो भी आपको सीखने होते हैं। फिर ऑपरेटर्स के बाद हम लोग आ जाते हैं सब क्वेरीज पर। तो सब क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, क्वेरी के अंदर अगर आपको कोई क्वेरी लिखनी है तो वो कैसे लिखोगे आप। जैसे लेट से आपने बोला कि एक टेबल है हमारी, उस टेबल में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको सिलेक्ट करके फिर उन पर हमें कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो अगर आपको क्वेरी में क्वेरी लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी। अगर आपको बाइंड करना है कुछ वेरिएबल्स के साथ में, तो बाइंडिंग वेरिएबल्स आपको सीखना है। फिर आपको सीखना है कि अगर हमें रोज लिमिट करनी है तो लिमिट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे लगाई जाती है,
कैसे हम लोगों का 1000 का डेटा है उसको हम लोग 100 के एक बंच बना के 100 का बंच बनाकर उसको डिलीवर कर सकते हैं, लिमिट कैसे कर सकते हैं डेटा को, ये चीजें भी आपको साथ साथ में सीखते हुए चलनी होती है। फिर आप जब ये इंटरमीडिएट लेवल की कुछ चीजें सीख चुके होते हैं तब डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करना है डेटाबेस से, वो भी आपको पता होना चाहिए। डेटा को इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि कोई एसक्यूएल की फाइल हो, आप उसी से इंपोर्ट कर रहे हो, कोई सीएसवी की फाइल है या कोई जेसन फाइल है, तो आप अलग अलग तरीके के फाइल्स से डेटा को इंपोर्ट करना और फिर वापस उसी में एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीजें भी आपको सीखनी होती है। क्योंकि जब आप बात करो एक डीबीएमएस यानी डेटाबेस डेवलपर की, तो डेटाबेस डेवलपर का मतलब है कि उसको डेटाबेस के रिलेटेड सारी चीजें आती है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ बैकएंड डेवलपर की बात कर रहे होते तो बैकएंड डेवलपर को इतनी सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैकएंड में इतना सब कुछ वो कुछ करेगा ही नहीं। बट अगर डेडिकेटेड डेटाबेस डेवलपर है तो उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उसलिए आपको ये सारी चीजें भी आनी चाहिए कि जेसन को कैसे मैनेज करना है, सीएसवी कैसे मैनेज करनी है, या फिर हमारी एसक्यूएल की फाइल है तो एसक्यूएल की फाइल को कैसे मैनेज करना है। और ये सब कुछ सीखते हुए आप इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत कुछ अच्छे से सीख चुके होते हैं। फिर आपको आ जाना होता है एडवांस्ड एसक्यूएल पे। एडवांस एसक्यूएल के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, तो एडवांस एसक्यूएल के अंदर आपको ये सीखना है कि रेजिक्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे काम करते हैं विथ योर एसक्यूएल क्वेरी। लेट से आपको कोई ईमेल चाहिए तो आप एसक्यूएल में भी उसका कमांड लिख सकते हैं कि इस फॉर्मेट के साथ में आए तो ही हमें ईमेल एक्सेप्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये रेजिक्स कैसे वर्क करता है ये आपको सीखना है एडवांस के अंदर। फिर आपको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी ये कंसेप्ट सीखना होता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी ये कंसेप्ट कब काम करता है, लेट्स से आपने कोई एक सेट ऑफ कोड लिख के रख दिया है, अब वो कोड क्या हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ टाइम चलने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई है। तो ये जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी है उसमें आप रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहते हो कि आपका कोड अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है और वो डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर आपको यहाँ सीखना होता है आइसोलेशन लेवल कैसे बनाए जाते हैं, जो कि आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी सीखेंगे, अभी उस वाले पार्ट पर भी हम लोग चलेंगे। आइसोलेशन लेवल में ये होता है कि किस किस लेवल पर आपके डेटा को कौन कौन या कैसे कैसे एक्सेस कर सकता है। अब हमारा डेटा हम सभी को तो एक साथ दे नहीं सकते, तो हम अलग अलग लेवल पे क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करने के लिए देंगे। तो अलग अलग लेवल पे हमारा डेटा कैसे एक्सेस होगा ये हम लोगों को परमिशन अगर देनी है तो हम आइसोलेशन लेवल की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप हायरार्किकल डेटा को सीख सकते हैं। हायरार्किकल डेटा में आप एक सिंगल टेबल में मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से आप किसी मैनेजर का, एम्प्लॉय का, कैटेगरीज का, प्रोडक्ट्स का, ये सारा डेटा सिंगल टेबल में स्टोर करते हैं। तो हायरार्किकली आप कैसे स्टोर करेंगे ये आप सीख सकते हैं इन हायरार्किकल डेटा। तो इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे तो ये आपका एक हायरार्की हो गई, मैनेजर के अंदर एम्प्लॉयज होंगे तो ये आपकी एक हायरार्की हो गई। और फिर एडवांस में आप लोगों को समझना होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है, या एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने के लिए हम अपने एंड पर क्या कर सकते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके डेटाबेस को इजीली हैक किया जा सकता है। तो वो हैक ना हो पाए इसीलिए आपको सीखना होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को कैसे रोका जाए, या एसक्यूएल इंजेक्शन कभी आपके कोड में पेनिट्रेट करके अंदर ना जा पाए, ये सीखने के लिए आपको सीखना होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, कैसे काम करता है और उसको कैसे रोका जाता है। ये सारी चीजें एडवांस लेवल पे सीखने के बाद आप एक बहुत अच्छे लेवल पे डेटाबेस डेवलपर बन चुके होंगे। फिर उसके बाद आप डेटाबेस के साथ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को ऐड कर सकते हैं और PL/SQL को सीख सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसमें आप स्टोर्ड प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं या बने हुए प्रोसीजर्स कैसे यूज करते हैं। अगर आपको एसक्यूएल में लूप चलाना है या एसक्यूएल में कंडीशन लगानी है, एसक्यूएल में वेरिएबल्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें आप PL/SQL यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं, जिसमें आप अपने प्रोसीजर्स बना सकते हैं, आप अपने ट्रांजेक्शन्स बना सकते हैं, आप अपने जैसे लेट से आप चाहते हो कि हर बार जब बंदा पासवर्ड अपडेट करे तो एक दूसरी टेबल के अंदर उसका पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड स्टोर होता जाए। तो इस चीज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज के लिए हमें एक प्रोसीजर बना के रखना पड़ता है, और वो प्रोसीजर हर बार यहाँ चेंज होने के बेस पर यहाँ चेंज करवाता है। तो ये चीजें जो है वो एक तरीके का लॉजिकल पार्ट है जो किसी लैंग्वेज के थ्रू यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया जा सकता है। तो ये आपको सीखना होता है यहाँ इस पार्ट में आफ्टर कंप्लीटिंग द एडवांस। मतलब अब आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, अब आप आ गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एसक्यूएल के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये सारी चीजें सीखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप एक एक लेवल ऊपर आने के बाद अब फाइनली आ जाते हो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो गाइस क्या होता है कि जब एक बंदा एक बिगिनर होता है और वो एक लोअर
हायरार्की में होता है, फिर एक ऊपर हायरार्की में जाता है, फिर एक ऊपर हायरार्की में, और फिर सबसे ऊपर वाली हायरार्की जो होती है वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA जो होता है उसको सारी नॉलेज होती है और अब वो ऊपर से मैनेज करता है पूरी हायरार्की को। तो जब आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जाते हैं तब कुछ और एडवांस चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए, जैसे प्रिविलेजेस कैसे डिवाइड करने हैं, रोल्स कैसे डिवाइड करने हैं, कौन से अकाउंट को, कौन से पर्टिकुलर यूज़र नेम पासवर्ड को क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों का एक्सेस मिलना चाहिए, ये एज अ यूज़र मैनेजमेंट वो सारी चीज़ें देखता है। लेट्स से कि मैं यूज़र हूँ और एक और बंदा यूज़र है, तो 2 यूज़र्स हो गए A एंड B। दोनों यूज़र्स में से कौन सा यूज़र क्या एक्सेस कर सकता है और कौन सा यूज़र क्या एक्सेस कर सकता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस, रोल्स एंड यूज़र मैनेजमेंट, जिसमें मैं एज अ यूज़र यानी यूज़र A और यूज़र B, यूज़र A किसी डेटा को डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है, बट यूज़र B इज नॉट अलाउड टू डू दिस। यूज़र B सिर्फ उसको रीड कर सकता है। तो ये आपने यहाँ पर प्रिविलेजेस देने का काम कर दिया। फिर आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, यानी डेटा डायरेक्टरी को भी समझना होता है। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है गाइस? तो डायरेक्टरी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसी इंफॉर्मेशन की कोई इंफॉर्मेशन एक डायरेक्टरी होती है। जैसे फोन नंबर, या कोई आप समझ लीजिए कि पहले के टाइम में चलती थी कि आप फोन नंबर डायरेक्टरीज रखते थे जिसमें सभी लोगों के फोन नंबर, उनके नाम और एड्रेसेस रखे हुए थे, तो दैट इज अ डायरेक्टरी। या फिर हम लोग वर्ड्स डायरेक्टरी रखते थे जिसमें वर्ड्स डिक्शनरी हमें जो मिल जाती थी, वो भी एक तरीके से वर्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है। वैसे ही होती है डेटा डायरेक्टरी। तो डेटा डायरेक्टरी के अंदर आपके पास में पूरे डेटा की एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो भी बनाना या उसका भी डिजाइन करना, उसको भी इंप्लीमेंट करना DBA का काम होता है। तो इस पूरे रोड मैप के अंदर आपको बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी होती है, और ये रोड मैप सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 1 महीने का नहीं है। एटलीस्ट इन चीजों को सीखते हुए आपको 6 महीने जाते हैं, बट एटलीस्ट 6 महीने देने के बाद आप एक बहुत अच्छे लेवल पर सारी चीजें सीख चुके होते हैं, और अब आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, अब आप किसी भी बिगिनर्स लेवल की जॉब को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पर डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको एक इंटरव्यू देखना है कि कैसे एक डेटाबेस डेवलपर का इंटरव्यू होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पर मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया है एक पर्सन के साथ, जिसमें हमने उनसे डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने हमें रिप्लाई किया है। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा रोड मैप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करने वाला है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।